वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग पूर्व मध्यकाल के समय को पढ़ रहे थे और पूर्व मध्यकाल में हम लोग राष्ट्रकूट वंश को पढ़ रहे थे, जो कि 8वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक इसका शासन रहता है, जो कि महाराष्ट्र के दक्षिण के इलाके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वंश था। 735 ईस्वी से लेकर 982 ईस्वी तक राष्ट्रकूट वंशों का जो है वो शासन रहता है। कब तक? 735 से 982। और पूर्व मध्यकाल का जो शासनकाल रहता है 750 से 1206 एडी, अर्थात 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक लगभग, जिसे राजपूत काल या सामंतवादी काल भी कहते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में राष्ट्रकूट वंशों के सभी शासकों को देखा और राष्ट्रकूट वंश के परिचय को भी देखा। तो इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रकूट वंश के प्रशासन, साहित्य, कला और संस्कृति, उसकी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ राष्ट्रकूट का धार्मिक कैसा था उसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं राष्ट्रकूट वंशों के प्रशासन से। उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था, लिटरेचर था वो कैसा था, आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा था, और उसके बाद रिलीजियस स्ट्रक्चर कैसा था, धार्मिक स्वरूप। तो सबसे पहले राष्ट्रकूट वंशों का जो प्रशासन है उसे हम लोग देखें कि यह 4 भागों में विभाजित था। जो सबसे ऊपरी था उसे राष्ट्र कहते थे, राष्ट्र, और इसके प्रधान को राष्ट्रपति कहते थे। तो राष्ट्रकूट वंश का जो सबसे ऊपर में होता था उसे राष्ट्र कहते थे और उसके प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता था। राष्ट्र विषय में बटा हुआ था, विषय अर्थात जिला, और इसके प्रधान को विस्पति कहते थे, विस्पति। तो विषय अर्थात जिला और उसके प्रधान को विस्पति कहते थे, याद रखेंगे। जिला प्रांत में बटा हुआ था जिसे भुक्ति कहा जाता था। जो जिला था वह प्रांत में बटा हुआ था, उसे भुक्ति कहा जाता था, और इसके प्रधान को भोगपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो भोगपति। प्रांत गांव में बटा हुआ था, ग्राम में, और इसके प्रधान को ग्राम प्रधान कहा जाता था, जिसे आज मुखिया कहते हैं। तो भुक्ति ग्राम में बटा हुआ था जिसके प्रधान को ग्राम प्रधान, और एक भुक्ति में लगभग 50 से 60 ग्राम हुआ करते थे। याद रखेंगे कि एक भुक्ति में लगभग 50 से 60 ग्राम हुआ करते थे। और ग्राम के अंतर्गत 2 लोग काम करते थे। एक का नाम था ग्राम प्रधान, जो कि प्रशासनिक काम देखता था, और दूसरा ग्राम सेवक, जो ग्राम प्रधान की सहायता करता था प्रशासनिक कार्यों में। तो राष्ट्रकूट वंशों का प्रशासन के बंटवारे को कहा जाए तो सबसे ऊपर में राष्ट्र था, जिसके प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता था। उसके अंदर में जिला आता था जिसे विषय कहते थे, और इसके प्रधान को विस्पति। इसके अंदर में भुक्ति हुआ करते थे अर्थात प्रांत, और इसके प्रधान को भोगपति कहते थे। भुक्ति ग्राम में बटा हुआ था अर्थात गांव में, और इसके प्रधान को ग्राम प्रधान कहते थे। एक भुक्ति में करीब करीब 50 से 60 ग्राम हुआ करते थे। और ग्राम के अंदर 2 लोग कार्यभार देखते थे। एक का नाम था ग्राम प्रधान, जो कि प्रशासनिक काम देखता था, और उसकी सहायता के लिए ग्राम सेवक नियुक्त होते थे। याद रखेंगे, ग्राम सेवक प्रशासनिक सहायता देखते थे। आज भी जो हमारे गांव में है इसी प्रकार से बटा हुआ है, मुखिया, ग्राम सेवक, ग्राम सरपंच, पंचायत समिति। तो हम लोग वही व्यवस्था आज भी लागू है। इसके बाद हम लोग देखते हैं लिटरेचर के बारे में, साहित्य के बारे में। राष्ट्रकूट वंश का साहित्यिक, हालांकि कई चीज हमने इसके शासकों से पढ़ने के समय ही पढ़ लिया था, लेकिन कई चीज जो है, जो साहित्यिक विकास हुआ इसके सेशन में, राष्ट्रकूट के सेशन में, तो उसे हम लोग देखें। राष्ट्रकूटों में मुख्यतः संस्कृत साहित्य का प्रेम एवं गहरी रुचि, सबसे ज्यादा विकास यदि कोई हुआ तो
याद रखेंगे संस्कृत के साहित्य का सबसे ज्यादा विकास हुआ। तो राष्ट्रकूटों में संस्कृत साहित्य का गहरा प्रेम था और गहरी रुचि थी और संस्कृत साहित्य का बहुत ज्यादा विकास हुआ। याद रखेंगे जो संस्कृत का जो लिटरेचर था उसका विकास हुआ। तो राष्ट्रकूटों में मुख्यतः साहित्य का प्रेम एवं गहरी रुचि, इस कारण साहित्य का सबसे ज्यादा विकास किस भाषा में, तो संस्कृत में हुआ। त्रिविक्रम भट्ट द्वारा लिखी रचना नील चंपू। तो त्रिविक्रम भट्ट जो एक साहित्यिक रचनाकार थे, उन्होंने एक महत्वपूर्ण रचना लिखी जिसका नाम था नाल चंपू। तो नाल चंपू किसके द्वारा लिखा गया, तो त्रिविक्रम भट्ट। यह किस भाषा में है, तो संस्कृत भाषा में। त्रिविक्रम भट्ट द्वारा लिखा गया नाल चंपू। जिनसेन के द्वारा लिखी रचना पार्श्वभुदय अर्थात पार्श्व की जीवनी। तो जिनसेन ने क्या लिखा, पार्श्वभुदय, जो अमोघ वर्ष प्रथम का क्या था, यह गुरु था। तो जिनसेन द्वारा लिखी रचना पार्श्वभुदय अर्थात पार्श्व की जीवनी काफी महत्वपूर्ण है। किसने लिखा पार्श्वभुदय अर्थात पार्श्व की जीवनी, तो जिनसेन ने। सत्यायना द्वारा लिखी रचना अमोघ वृत्ति, जो एक संस्कृत व्याकरण थी। तो राष्ट्रकूट वंश में सत्यायना ने क्या लिखा, अमोघ वृत्ति, जो दरबारी कवि हुआ करता था अमोघ वर्ष का। तो सत्यायना द्वारा लिखी रचना अमोघ वृत्ति, जो एक संस्कृत व्याकरण हुआ करता था। महावीराचार्य जो मैथमेटिशियन थे, महान गणितज्ञ द्वारा लिखी पुस्तक गणित सार संग्रह। तो राष्ट्रकूट वंश के दरबारी महान गणितज्ञ जिनका नाम था महावीराचार्य, उन्होंने क्या लिखा, तो गणित सार संग्रह, जो गणित की एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी। याद रखेंगे महावीराचार्य द्वारा लिखी गई गणिता सार संग्रह, गणित सार संग्रह, जो एक महान गणितज्ञ थे। राष्ट्रकूट वंश के दौरान प्रारंभ में कन्नड़ साहित्य का विकास देखने को मिला। तो राष्ट्रकूट वंश के दौरान प्रारंभ में कन्नड़ साहित्य का विकास देखने को मिला, क्योंकि राष्ट्रकूट जो थे वे कन्नड़ के इलाकों से ज्यादा रिलेटेड थे। तो राष्ट्रकूट वंश के दौरान प्रारंभ में कन्नड़ साहित्य का विकास देखने को मिला। अमोघ वर्ष प्रथम द्वारा लिखी गई पहली कन्नड़ भाषा की काव्यात्मक रचना कवि राजमार्ग। इसे हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा किए भी हैं। अमोघ वर्ष प्रथम ने कन्नड़ भाषा की एक महत्वपूर्ण काव्य की रचना की जिसका नाम था कवि राजमार्ग। तो कन्नड़ भाषा की महत्वपूर्ण काव्यात्मक रचना जो अमोघ वर्ष प्रथम के द्वारा लिखी गई उसका क्या नाम था, कवि राजमार्ग। कन्नड़ भाषा के महान कवियों में से एक पंपा की काव्यात्मक रचना विक्रमसेन विजय। तो राष्ट्रकूट वंश में कन्नड़ भाषा के एक और महान कवि थे जिनका नाम था पंपा। उन्होंने एक महत्वपूर्ण काव्यात्मक रचना की जिसका नाम था विक्रमसेन विजय। याद रखेंगे कि कन्नड़ भाषा के महान कवियों में से एक पंपा की काव्यात्मक रचना क्या थी, तो विक्रमसेन विजय। क्या नाम था, पंपा। विक्रमसेन विजय लिखा। प्रसिद्ध कन्नड़ कवि पुण्य की रचना शांति पुराण। तो याद रखेंगे कि जो कृष्ण द्वितीय था उसी कृष्ण प्रथम और कृष्ण तृतीय इसके दरबार में थे कौन, बहुत महत्वपूर्ण दरबारी कवि पुण्य। तो ये कन्नड़ के भाषा के महत्वपूर्ण कवि थे। तो इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, शांति पुराण। तो प्रसिद्ध कन्नड़ कवि पुण्य की रचना क्या थी, शांति पुराण। तो यह था लिटरेचर अर्थात साहित्य राष्ट्रकूट वंशों का। अब हम लोग इसके कला एवं संस्कृति पर आते हैं, आर्ट एवं आर्किटेक्चर। राष्ट्रकूट वंश की कला एवं संस्कृति का अद्भुत उदाहरण एलोरा तथा एलिफेंटा की गुफा में देखने को मिलता है, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। ये शंकर जी का बहुत अच्छा मंदिर है, शिव मंदिर है।
एक एलोरा का कैलाश मंदिर और एलिफेंटा की गुफा। तो राष्ट्रकूट वंश की कला एवं संस्कृति का अद्भुत उदाहरण एलोरा और एलिफेंटा की गुफा में देखने को मिलता है। एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफा का निर्माण किस वंश के द्वारा हुआ? तो राष्ट्रकूट वंश के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आते रहता है। राष्ट्रकूट वंश की कलाकृति का सबसे बड़ा उदाहरण कृष्ण प्रथम के द्वारा निर्मित एलोरा का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर। तो राष्ट्रकूट वंश के कलाकृति का सबसे उत्तम उदाहरण कृष्ण प्रथम के द्वारा निर्मित एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर में देखने को मिलता है, याद रखेंगे। कैलाशनाथ मंदिर की बनावट पत्थर के टुकड़े को काटकर, जिसकी ऊंचाई 100 फीट, चौड़ाई 100 फीट तथा लंबाई 200 फीट थी, 200 फीट है। कैलाशनाथ मंदिर को पत्थर के टुकड़े से काटकर बनाया गया है और इसकी ऊंचाई 100 फीट है, चौड़ाई भी 100 फीट है और लंबाई 200 फीट है। याद रखेंगे कि जो एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर है वह पत्थर के टुकड़े को काटकर बनाया गया है और इसकी ऊंचाई 100 फीट, चौड़ाई 100 फीट और जो लंबाई है वह 200 फीट है। कैलाशनाथ मंदिर के निचली भूमि का केंद्रीय मुख हाथी और शेर के सुंदर चित्रों से निर्मित है तथा बाकी संपूर्ण बनावट इसके पीछे है। कैलाशनाथ मंदिर का जो केंद्रीय मुख है वो हाथी और शेर के सुंदर चित्रों से निर्मित है और बाकी जो इसकी संपूर्ण बनावट है वह इस शेर और हाथी के पीछे है। तो याद रखेंगे कैलाशनाथ मंदिर के निचली भूमि का जो केंद्रीय मुख है वह हाथी और शेर के सुंदर चित्रों से निर्मित है, जबकि जो बाकी संपूर्ण बनावट है वह इस शेर और हाथी के पीछे है। कैलाशनाथ मंदिर जो एक शिव मंदिर है, 3 मंजिला शिखर या टावर है जिसके सबसे ऊपरी सिरे पर मल्लपुरम रथ है। तो याद रखेंगे कि एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है जो 3 मंजिला टावर पे है। 3 मंजिला टावर है जिसके ऊपरी सिरे पर मल्लपुरम रथ है। याद रखेंगे कि ऊपरी सिरे पर क्या चीज का रथ है? तो मल्लपुरम रथ है और 3 मंजिला टावर है, इमारत है कैलाशनाथ मंदिर, शिव मंदिर। याद रखेंगे कैलाशनाथ मंदिर के आंतरिक भाग में पायदान हॉल है जिसके अंदर 16 वर्गाकार पाए हैं अर्थात पिलर्स हैं। तो कैलाशनाथ मंदिर के आंतरिक भाग में एक पिलर का हॉल है, पिलर पर खड़ा एक हॉल है, पायदार हॉल है जिसके अंदर में 16 वर्गाकार पाए हैं। 16 वर्गाकार क्या है? तो पिलर हैं। याद रखेंगे कैलाशनाथ मंदिर के आंतरिक भाग में एक पायदार हॉल है और इसके अंदर 16 स्क्वायर वर्गाकार क्या है? पाए हैं अर्थात पिलर है। कैलाशनाथ मंदिर में भैंस के ऊपर उभरी हुई देवी दुर्गा की मूर्ति। याद रखेंगे कि कैलाशनाथ मंदिर के अंदर में एक भैंस के ऊपर देवी दुर्गा की मूर्ति को भी बनाया गया है। याद रखेंगे कि जो एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर है उसमें भैंस के ऊपर देवी दुर्गा की मूर्ति को भी बनाया गया है। कैलाशनाथ मंदिर के दूसरे स्थापत्य शैली में रावण द्वारा कैलाश पर्वत पर बैठे शिव जी को ऊपर उठाए हुए स्थापत्य कला के रूप में दिखाया गया है। तो कैलाशनाथ मंदिर के दूसरे स्थापत्य शैली में हम लोग क्या देखेंगे कि रावण कैलाशनाथ पर्वत को उठाया हुआ है और उस कैलाश पर्वत पर शंकर जी विराजमान है। तो कैलाशनाथ मंदिर के दूसरे स्थापत्य शैली में रावण द्वारा कैलाश पर्वत पर बैठे शिवजी को ऊपर उठाए हुए स्थापत्य कला के रूप में दिखाया गया है, जो एक स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना पेश करता है। एलिफेंटा की गुफा का मुख्य नाम श्रीपुरी तथा एलिफेंटा
बंबई महाराष्ट्र के निकट एक द्वीप समूह है। याद रखेंगे कि जो एलिफेंटा की गुफा है उसका मुख्य नाम है श्रीपुरी, और यह एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र के बंबई के निकट एक द्वीप समूह है, आइलैंड है। तो याद रखेंगे कि एलिफेंटा की गुफा का मुख्य नाम क्या है, तो श्रीपुरी, और राष्ट्रकूट वंश में इसे निर्मित किया गया था। और एलिफेंटा जो है महाराष्ट्र के मुंबई के निकट एक द्वीप समूह है, आइलैंड है। याद रखेंगे इसका मुख्य नाम क्या है, तो श्रीपुरी। एलिफेंटा को एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों द्वारा दिया गया क्योंकि एलिफेंटा गुफा मंदिर की आकृति विशाल हाथी के समान थी। तो एलिफेंटा को एलिफेंटा नाम किसके द्वारा दिया गया, तो पुर्तगालियों के द्वारा दिया गया, क्योंकि इसकी जो आकृति है, वह इसकी जो आकृति है एलिफेंटा गुफा मंदिर की आकृति एक विशाल हाथी के समान है। तो याद रखेंगे कि एलिफेंटा को एलिफेंटा नाम किसके द्वारा दिया गया, तो पुर्तगालियों के द्वारा, क्योंकि एलिफेंटा के गुफा मंदिर की आकृति विशाल हाथी के समान है। याद रखेंगे एलिफेंटा तथा एलोरा के बनावट में एक नजदीक समानता। तो एलिफेंटा और एलोरा की जो मंदिर है, गुफा मंदिर है, इनमें काफी नजदीकी समानता है, एक दूसरे के काफी नजदीक समान है। याद रखेंगे कि एलिफेंटा तथा एलोरा के बनावट में एक नजदीक समानता है, क्लोज सिमिलैरिटीज है। गुफा के प्रवेश द्वार पर, यह जो एलिफेंटा की गुफा है उसके प्रवेश द्वार पर द्वारपालकों का विशाल चित्र बनाया गया है। तो जो एलिफेंटा के गुफा का प्रवेश द्वार है, तो उस प्रवेश द्वार पर द्वारपालकों का विशाल चित्र बनाया गया है। याद रखेंगे कि राष्ट्रकूट वंश में जो उसके द्वारपालक होते थे उसके चित्र को इसमें अंकित किया गया है, बनाया गया है। तो एलिफेंटा की गुफा के प्रवेश द्वार पर द्वारपालकों का विशाल चित्र बनाया गया है। एलिफेंटा गुफा के अंदर सबसे महत्वपूर्ण आकृति त्रिमूर्ति शंकर जी की 3 मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है तथा इस रूप में निर्मित की शिव ही निर्माता है, शिव ही संरक्षक है और शिव ही विनाशक है। तो 3 रूपों में दर्शाया गया है शंकर जी को, जिसकी ऊंचाई है 6 मीटर। तो एलिफेंटा गुफा के अंदर सबसे महत्वपूर्ण आकृति त्रिमूर्ति की आकृति है, जिसमें 3 मूर्ति को दर्शाया गया है शंकर जी के, जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है और तीनों मूर्ति अलग अलग है, जिसके अनुसार एक मूर्ति बताता है कि शिव ही निर्माता है अर्थात क्रिएटर है, दूसरा मूर्ति बताता है कि शिव ही संरक्षक है अर्थात शिव क्या करता है, हम लोग को कंजर्व करता है, संरक्षण प्रदान करता है, और शिव ही डिस्ट्रॉयर है, विनाशक है। तो याद रखेंगे कि एलिफेंटा गुफा के अंदर सबसे महत्वपूर्ण आकृति त्रिमूर्ति है, जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है तथा इस रूप में निर्मित है कि शिव ही निर्माता है, शिव ही संरक्षक है और शिव ही विनाशक है। एलोरा का प्रसिद्ध गुफा मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। तो एलोरा का प्रसिद्ध गुफा मंदिर कहां पे है, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, वही औरंगाबाद जिसका पहले नाम क्या था, तो कीरत था, और इसका नाम बदल के औरंगजेब ने क्या किया था, तो औरंगाबाद किया था। याद रखेंगे एलोरा एवं एलिफेंटा में कुल 34 गुफाएं हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि एलोरा एवं एलिफेंटा में कुल 34 गुफाएं हैं, जिसमें 1 से लेके 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। जो संख्या 1 से संख्या 12 तक की जो गुफाएं हैं वे बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। 10वीं गुफा विश्वकर्मा गुफा बौद्ध धर्म में सबसे प्रसिद्ध है।
जो 10वीं गुफा है वह विश्वकर्मा गुफा है, अर्थात लोहार के सबसे प्रसिद्ध देवता विश्वकर्मा जी का गुफा है। और ये बौद्ध धर्म में जो 1 से 12 तक का जो बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा है उसमें सबसे प्रसिद्ध गुफा कौन है? तो 10वीं नंबर का गुफा जो कि विश्वकर्मा गुफा है, लोहार के प्रसिद्ध देवता। 13 से 29 तक हिंदू धर्म से संबंधित गुफा है। तो गुफा संख्या 13 से लेकर 29 तक हिंदू धर्म से संबंधित गुफा है, याद रखेंगे कि गुफा संख्या 13 से 29 हिंदू धर्म से संबंधित गुफा है, जिसमें 15वीं गुफा में विष्णु के नरसिंह का स्वरूप है। और इस 13 से 29 नंबर के हिंदू धर्म के गुफा में जो 15वीं नंबर का गुफा है वह विष्णु के नरसिंह के रूप का स्वरूप है, बताता है। 30 से 34 नंबर तक का गुफा जैन धर्म से संबंधित है। तो 30 से 34 नंबर का जो गुफा है वह जैन धर्म से संबंधित है। तो एलोरा और एलिफेंटा की गुफा मंदिर में कुल 34 गुफाएं हैं, जिसमें गुफा संख्या 1 से 12 बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसमें 10वीं नंबर का गुफा जो कि विश्वकर्मा गुफा है वह बौद्ध धर्म के गुफा में सबसे प्रसिद्ध है। 13 से 29 तक का जो गुफा है, संख्या 13 से संख्या 29 तक, वह हिंदू धर्म से संबंधित गुफा है, जिसमें 15वीं नंबर का जो गुफा है उसमें विष्णु के नरसिंह रूप के स्वरूप का क्या है तो दिखाया गया है। 30 से 34 संख्या नंबर 30 से 34 नंबर का जो गुफा है वह जैन धर्म से संबंधित है, याद रखेंगे। महाराष्ट्र का एलोरा मंदिर बेसर शैली से निर्मित है। तो यह जो महाराष्ट्र का एलोरा गुफा मंदिर है वह किस शैली में बनाया गया है? तो बेसर शैली में। इंपॉर्टेंट है, यह पूछा गया है और आता भी है बार बार। तो महाराष्ट्र का एलोरा गुफा मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो बेसर शैली में। इंपॉर्टेंट है, बेसर शैली। तो महाराष्ट्र का एलोरा गुफा मंदिर बेसर शैली में निर्मित एक महत्वपूर्ण मंदिर है। फ्रांसीसी यात्री थाइविनेट द्वारा सर्वप्रथम एलोरा के गुफा का उल्लेख। तो एलोरा के गुफा मंदिर का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया? तो फ्रांसीसी यात्री थाइविनेट के द्वारा। याद रखेंगे कि फ्रांसीसी यात्री थाइविनेट के द्वारा एलोरा के प्रसिद्ध गुफा मंदिर का उल्लेख किया गया, कि फ्रांसीसी यात्री थाइविनेट के द्वारा एलोरा के प्रसिद्ध गुफा मंदिर का उल्लेख किया गया। अब हम लोग आते हैं रिलीजियस स्ट्रक्चर पे। राष्ट्रकूट वंश का धार्मिक स्वरूप कैसा था? तो ये तो हमने देखा राष्ट्रकूट वंश का कला एवं संस्कृति। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रकूट वंश का धार्मिक स्वरूप कैसा था। राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा हिंदू धर्म, जिसे ब्राह्मण धर्म कहते थे, के साथ साथ जैन धर्म को काफी प्रश्रय मिला। दक्षिणा पथ में जैन धर्म का काफी विकास हुआ। तो याद रखेंगे कि यह जो राष्ट्रकूट वंश था, तो राष्ट्रकूट वंश में शासकों के द्वारा हिंदू धर्म अर्थात ब्राह्मण धर्म के साथ साथ जैन धर्म को भी काफी प्रश्रय मिला। और जैन धर्म को सबसे ज्यादा प्रश्रय कहां मिला? तो दक्षिणा पथ में। याद रखेंगे कि राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा ब्राह्मण धर्म अर्थात हिंदू धर्म के साथ साथ जैन धर्म को काफी प्रश्रय मिला, अर्थात जैन धर्म का काफी विकास हुआ। और दक्षिणा पथ में जैन धर्म का सबसे ज्यादा विकास हुआ। राष्ट्रकूट जैन धर्म के उपासक होने के साथ साथ शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदाय के भी उपासक थे। तो याद रखेंगे कि ये जो राष्ट्रकूट वंश के लोग थे, शासक थे, जैन धर्म के उपासक होने के साथ साथ शैव जो शंकर जी के उपासक होते हैं, वैष्णव जो विष्णु के उपासक होते हैं, शाक्त जो देवी के उपासक होते हैं, उन संप्रदायों के भी उपासक थे।
तो याद रखेंगे कि राष्ट्रकूट वंश के शासक जैन धर्म के उपासक होने के साथ साथ शैव, वैष्णव और शाक्त संप्रदाय के भी उपासक थे। राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा अपने शासन क्षेत्र में मुस्लिम व्यापारियों को बसने और व्यापार करने की इजाजत मिली। इससे अरबी मुस्लिमों के साथ दोस्ती एवं व्यापार बढ़ा। तो याद रखेंगे कि राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा अपने शासन क्षेत्र में मुस्लिम व्यापारियों को बसने और व्यापार करने की इजाजत मिली। इससे अरबी मुस्लिमों के साथ राष्ट्रकूट वंशों का व्यापार एवं दोस्ती बढ़ा। तो याद रखेंगे कि राष्ट्रकूट वंश के शासक अपने शासन क्षेत्र में मुस्लिम व्यापारियों को भी बसने और व्यापार करने की इजाजत दिए। इस प्रकार राष्ट्रकूट वंशों के साथ अरबी मुस्लिमों का दोस्ती और व्यापार क्या हुआ, बढ़ गया। तो याद रखेंगे कि राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा अपने शासन क्षेत्र में मुस्लिम व्यापारियों को बसने और व्यापार करने की इजाजत मिली। इससे अरबी मुस्लिमों के साथ दोस्ती और व्यापार बढ़ा। तो यह था हमारा आज का वीडियो, आज का राष्ट्रकूट वंश। इस पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रकूट वंश के परिचय और इसके शासकों को पूरा डिटेल में देखा, और इस वीडियो में हमने राष्ट्रकूट वंश के प्रशासन, धार्मिक स्वरूप, साहित्य और उसके बाद कला एवं संस्कृति को देखा। तो यह था हमारा आज का वीडियो। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में राष्ट्रकूट वंश के समय अगले कुछ और जो वंश हैं, जो राजपूत वंश थे उस शासन काल में, अर्थात पूर्व मध्यकाल के और कुछ वंशों को हम लोग देखेंगे। सभी वंशों को हम लोग देखेंगे। तो एक स्क्रीनशॉट लें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए।